हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश जायसवाल, आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित स्मार्ट 100 लाइनर स्मार्ट 1 लाइनर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहा हूं, जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही वीआईपी है। हर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आज मैं उस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा उत्तर सहित, जिसको बहुत ही कम समय में पढ़ करके आप 100% संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। यह श्रृंखला में सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं, स्मार्ट 1 लाइनर पार्ट 1। अब सुनिए, एक एक क्वेश्चन उत्तर सहित मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो शुरुआत यहां से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 लाइनर है। किस अधिनियम में भारतीय प्रांतों में अंग्रेजी सरकार ने द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया? किस अधिनियम में ब्रिटिश शासन ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया? द्वैध शासन प्रणाली। तो यह 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया। द्वैध का मतलब एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट, जिस पे अंग्रेजी गवर्नर का कंट्रोल होगा, और एक होगा जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिस पे लोकप्रिय मंत्रियों का नियंत्रण होगा, जो चुन करके भारत की जनता उन्हें प्रतिनिधि के रूप में भेजेगी। लेकिन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आरक्षित सब्जेक्ट में था, और कम महत्वपूर्ण के सब्जेक्ट जो है वह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखे गए थे। यद्यपि उसमें जब चाहें तब अंग्रेजी सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम में भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया? उत्तर लिखिएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली भारत में लागू किया गया। प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में। और जब क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित हुआ, तो लिखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार में द्वैध शासन स्थापित किया गया, और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। यह याद रखिएगा। और जब 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। यह याद रखिएगा। मित्रों, 1919 के अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत में किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसे कहते हैं
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित किया गया, जिसमें मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से अनुपात से ज्यादा केंद्रीय विधानसभाओं में, प्रांतीय विधान परिषदों में सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया था। इसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो आगे चल करके बहुत ही खतरनाक होता है। और यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हिंदुस्तान के विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया? इसका उत्तर है 1858 भारतीय शासन अधिनियम, जिसे महारानी का उद्घोषणा पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय ने 1858 के अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा? तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1858 के अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट सुनिए, जब इस अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, अब भारत का शासन ब्रिटिश महारानी करेंगी 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो महारानी को शासन प्रशासन में सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष होगा भारत सचिव, और उसके द्वारा अब भारत का शासन प्रशासन ब्रिटिश महारानी के नाम से किया जाएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया? तो उत्तर है 1833 के अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम के द्वारा जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह कहलाएगा अब भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रारंभ की गई? किस अधिनियम के द्वारा भारत में किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रारंभ की गई। कुछ भारतीयों को अंग्रेजी सरकार के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, जिसमें सर दिनकरण, काशी के महाराजा, बनारस के महाराजा थे शामिल, और पाटियाला के महाराजा को इसमें शामिल किया गया था जो है। नेक्स्ट, 1861 के अधिनियम के ही द्वारा गवर्नर जनरल जो उस समय था 1861 में, उसको वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने अपने गवर्नर जनरल को भारत में वीटो पावर प्रदान करता है, यह ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया जाता है, और दिया भी गया। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। फिर प्रश्न आएगा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक नया हाई कमिश्नर का पद सृजित किया गया या नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में हाई कमिश्नर पद की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, भारत में जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, उस
उस संविधान की प्रस्तावना पर दुनिया के किन किन क्रांतियों का प्रभाव दिखलाई देता है। ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर या उद्देशिका पर दुनिया के किन किन क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है, तो वह 3 क्रांतियां हैं। दुनिया की 3 क्रांतियां जो हमारी प्रस्तावना को प्रभावित करती हैं, वह है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिकन क्रांति। अमेरिकन क्रांति से लिया गया था इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिक स्वतंत्रता। इंडिविजुअल फ्रीडम लिया गया, यूएसए की क्रांति से प्रभावित है। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से हमारी प्रस्तावना प्रभावित है। और फ्रांसीसी क्रांति से प्रस्तावना ने क्या ग्रहण किया? स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। रूसी क्रांति का भी हमारे प्रस्तावना पर प्रभाव है और रूसी क्रांति से हम लोगों ने अपने प्रस्तावना में ग्रहण किया आर्थिक न्याय। यह क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दुनिया के कौन कौन सी क्रांतियों का प्रभाव दिखता है? तो अमेरिकी क्रांति व्यक्तिक स्वतंत्रता लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व लिया गया और रूसी क्रांति आर्थिक न्याय लिया गया। यह याद रखिएगा। नेक्स्ट स्मार्ट वन लाइनर, ध्यान से सुनिए, एकदम वीआईपी क्वेश्चन। इम्तिहान में यह क्वेश्चन आना ही आना है और आपको उत्तर मैं बतला रहा हूं। सुनिए, समझिए, याद करिए, सारा उत्तर आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस केस में, किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, किंतु संविधान को समझने के लिए कुंजी है तथा संसद उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं कर पाएगी? तो उस सुप्रीम कोर्ट के केस का नाम है बेरुवाड़ी केस। 1960 बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का न अंग है, न भाग है, न संसद उसमें कोई संशोधन और परिवर्तन कर पाएगी, किंतु वह संविधान को समझने के लिए कुंजी है। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस केस में, किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, संविधान का भाग भी है, संविधान को समझने के लिए कुंजी भी है और संसद उसमें संशोधन और परिवर्तन कर सकती है? तो इसका उत्तर है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी केस के निर्णय को खारिज कर दिया और एक नया निर्णय दिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग भी है, भाग भी है, संविधान को समझने के लिए कुंजी भी है और संसद इसमें संशोधन और परिवर्तन कर सकती है। मित्रों, इसी केस के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट जरा सुनिए, वन लाइनर, स्मार्ट वन लाइनर। भारतीय संविधान का वह कौन व्यक्ति है, संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा का वह कौन व्यक्ति है जो हिंदुस्तान का
प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो उत्तर है बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप सभी जानते हैं, जानते भी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सुनिए, वन लाइनर। भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है किस देश के संविधान से? भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है किस देश के संविधान से? उत्तर लिखेंगे ब्रिटेन की संविधान से हमारा संविधान सर्वाधिक प्रभावित है। फिर प्रश्न उठता है वन लाइनर कि भारत का संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, और उसमें विदेशी शब्द न लिखा गया हो, तो फिर उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेद कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिए गए हैं। यह क्वेश्चन अक्सर आता है, इसको याद रखिएगा, समझिएगा वन लाइनर के रूप में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा था, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो पहला शब्द है, हम लोग, या उसका जो विचार है किस देश के संविधान से ग्रहण करते हैं? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 2 क्या लिखता है? अनुच्छेद 2 लिखता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी बाह्य क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश करा सकता है, प्रवेश दिला सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद को यह अधिकार है कि वह भारत में नए राज्य का निर्माण कर सकता है, किसी एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य। यहां तक कि हमारी संसद अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है। मित्रों, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में हमारी संसद या भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी जमीनों का अदला बदली कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है कि वह कार्यपालिका को यह अधिकार दे सकता है, और हमारी कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद अपने पड़ोसी देश के साथ अपने सीमांकन को, विवाद को हल करने के लिए समझौता कर सकती है। जैसे 2015 में मोदी सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता करके अपनी कुछ गांव के क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए, कुछ वहां से ले लिए, ताकि सीमा विवाद का समाधान हो जाए। यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है? तो भारतीय संविधान का भाग 1 है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग 1 है, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, और भाग 5 में चर्चा किया गया है कार्यपालिका का। ठीक है मित्रों, आगे सुनिए।
भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन्हें हमारी सरकार भारत की नागरिकता दे सकती है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 8। नेक्स्ट, जब भारत का कोई भी नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो उत्तर है अनुच्छेद 9। नेक्स्ट, नागरिकता पर संशोधन और परिवर्तन तथा अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर है भारत सरकार को, अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हमारी संसद ने कितने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया? तो उत्तर हो जाएगा 4। पहला 1955, दूसरा 1986, तीसरा 2003, चौथा अभी हाल ही में पिछले साल मोदी जी की सरकार ने इसी साल CAA नाम सुने होंगे उसको बनाया था। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित मामले को हम कहाँ चुनौती दे सकते हैं? यकीनन सुप्रीम कोर्ट में। संविधान से जुड़ी हुई संवैधानिक मामले को लेकर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नेक्स्ट, वह कौन भारतीय है जिसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा? उत्तर है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा है। किस घटना को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा? तो 1854 वुड्स डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था, यह याद रखिएगा। कौन भारतीय है जो सबसे पहले ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया? उनका नाम है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन करके भेजा गया। वह कौन पहला भारतीय है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो उत्तर है विठल भाई पटेल। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो हमें विचार और अभिव्यक्ति की, बोलने की, धरना प्रदर्शन की, पुतला फूंकने की, प्रश्न पूछने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी हमें प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है? तो अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 को भी कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। वह कौन विदेशी विद्वान है जिसने कहा था भारत का संविधान अर्धसंघीय है? तो उत्तर है प्रोफेसर केसी व्हीयर। उसने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। किस विदेशी विद्वान ने कहा कि भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद की व्यवस्था किया गया है? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव। उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। फिर प्रश्न है, वह कौन सा विद्वान है जिसने कहा था कि संविधान का भाग 3 और भाग 4 भारतीयों की शुभ इच्छा है? तो इसका उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। इसने कहा था पूरे संविधान में संविधान का भाग 3 भाग 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारतीयों की शुभ इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मानवाधिकार को बेहतर करने के लिए सारे प्रबंधन किए गए हैं। फिर प्रश्न उठता है, महात्मा गांधी जी के विचारों को संविधान में कहाँ जगह दिया गया है? तो वह है भाग 4 नीति निदेशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य है भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर प्रश्न उठता है
नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान के वे कौन दो अनुच्छेद हैं जो राज्य को परिभाषित करते हैं? राज्य को परिभाषित करते हैं अनुच्छेद 12 एंड अनुच्छेद 36। ये दोनों अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। मिलते हैं तीनों तो बनता है संसद। कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। यद्यपि आज तक भारत में कभी किसी राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग नहीं लगा था। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने अमेरिकन संविधान प्रणाली से ग्रहण किया गया है और अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के विरुद्ध वहां पर महाभियोग लगा था, लेकिन तीनों बार सिद्ध नहीं हो पाया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो अनुच्छेद 38 कहता है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान में कहां पर पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को स्पष्ट किया गया है? उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि मौलिक अधिकार को कम करने वाले कानूनों को शून्य घोषित कर देगा? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के कौन कौन अनुच्छेद जो है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ओनली इंडियन सिटीजन्स। भारतीय मौलिक अधिकार का वह कौन सा अनुच्छेद है जो उसकी सर्वाधिक व्याख्या बार बार की जाती है? उत्तर है अनुच्छेद 21, जीवन एवं प्राण की स्वतंत्रता। ये बहुत ही व्यापक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपातकालीन परिस्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। यह था आज का महत्वपूर्ण वन लाइनर। फिर हम इसके आगे की सीरीज की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।